नमस्कार साथियों, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को राम राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, जय हिंद। सभी विद्यार्थियों को राम राम, नमस्कार। दोस्तों देखिएगा, अपन राजस्थान की कला संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान की इस कला संस्कृति के अंदर जो अपना सबसे प्यारा सा और फैक्चुअल टॉपिक, तथ्यात्मक टॉपिक है, हस्तकला के ऊपर अपन जो है चर्चा कर रहे थे। और उसी क्रम में जो है वो ध्यान रखिएगा, आज हस्तकला को आगे बढ़ाते हैं और हस्तकला के अगले बिंदुओं पर अपन चर्चा आगे करते हैं। तो देखिएगा, हस्तकला में अपन ने पहले के टॉपिकों में चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले पोट्री, मीनाकारी, इन पर अपन ने चर्चा की थी। उस्ता कला, मथेरना कला, इनके ऊपर चर्चा की। बंदेज के ऊपर अपन ने चर्चा की। बंदेज के बाद में अपन ने प्रिंट का कार्य देखा। प्रिंट के कार्य के अलावा जो है अपन ने गोटे के ऊपर इत्यादि महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु बचे हैं हस्तकला में, उन सभी बिंदुओं पर अपन चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो देखिएगा, आज का जो हस्तकला का अपन जिस बिंदु पर सबसे पहले चर्चा करते हैं उस बिंदु का नाम है दोस्तों फड़ चित्रण। सबसे पहला जो बिंदु है उस बिंदु का नाम है फड़ चित्रण का कार्य या फड़ चित्रण मित्रों। तो हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले फड़ चित्रण। और फड़ चित्रण का कार्य मित्रों कहां पर किया जाता है? सर्वाधिक के, तो ध्यान रखना, फड़ चित्रण का कार्य किया जाता है शाहपुरा। और मित्रों शाहपुरा जो है वो बताओ कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा। यानी फड़ चित्रण का जो सबसे मुख्य केंद्र माना जाता है वो मुख्य केंद्र माना जाता है शाहपुरा। और शाहपुरा जो है वो अपने को ध्यान रखना है, शाहपुरा जो है वो शाहपुरा कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में मित्रों। अब देखिएगा, फड़ चित्रण होता क्या है। सबसे पहली बात तो करें अपने फड़ की, तो फड़ होती क्या है उस बिंदु पर अपन चर्चा करते हैं। फड़ होता क्या है? तो मित्रों, फड़ की परिभाषा में अगर आपको बताऊं तो फड़ की परिभाषा समझने की दृष्टि से तो बड़ी सहज और सुलभ है, लेकिन लिखने में आपको थोड़ी सी आपको ध्यान रखना होगा। एकदम सही परिभाषा अगर अपन लिखें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फड़ होती क्या है। देखिएगा, सरल सी भाषा में आप याद रखिएगा, किसी भी लोक देवता अथवा लोक देवी जो होती है उसकी जीवनी को कपड़े के ऊपर लिख देना। उसकी जीवनी को कपड़े के ऊपर लिख देना, ध्यान रखिएगा, फड़ कहलाता है। जैसे रामदेव जी है, रामदेव जी की गाथा जो है कपड़े के ऊपर लिख देना फड़ कहलाती है। तेजा जी है, बाबूजी राठौड़ है, गोगा जी चौहान है, या कोई भी लोक देवता हो, उसकी जीवनी को कपड़े पर लिख देना ही क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। इस फड़ का प्रारंभिक स्वरूप ध्यान रखिएगा, जब फड़ का कार्य आगमन हुआ था, फड़ के कार्य का शुरुआत हुई थी, तब ये फड़ जो है कपड़े पर नहीं लिखी जाती थी, ये फड़ दीवारों पर लिखी जाती थी। यानी फड़ जो है वर्तमान में कपड़े पर लिखी जाती है, इससे पहले दीवारों पर लिखी जाती थी। परिभाषा अपने को पता हो गई। प्राचीन समय में लोक देवता देवियों की जीवनी को कपड़े पर लिख देना क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला तो परिभाषा भी बदली। और अब वर्तमान में मित्रों ध्यान रखना, लोक देवता देवियों के अलावा भी अगर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, इतिहास का कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति है, अगर उसकी जीवन गाथा को कपड़े पर चित्रांकित किया जाए, कपड़े पर लिखा जाए, तो उसको अपन फड़ कहते हैं दोस्तों। वो महापुरुष कोई भी हो सकता है, महाराणा प्रताप हो सकता है, सूरजमल जाट हो सकता है, राणा सांगा हो सकता है, चंद्रसेन राठौड़ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इतिहास के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति अथवा स्थल की जानकारी कपड़े पर लिखना फड़ कहलाता है। अमिताभ बच्चन हो सकता है, सचिन तेंदुलकर हो सकता है, कोई भी महान व्यक्तित्व जिसकी जीवन गाथा को कपड़े पर लिख दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। यह बड़ी सहज और सुलभ परिभाषा होती है।
मित्रों, और आपको ध्यान क्या रखना है फड़ की परिभाषा में, यह भी ध्यान रखना है कि फड़ को अगर आप मान लीजिए, माना कि आप आरएस मेंस का पेपर दे रहे हैं और आपको बोला जाए कि फड़ पर 20 शब्द लिखें, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, आपको बिल्कुल सटीक परिभाषा लिखनी होती है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना, फड़ कपड़े पर लिखी जाती है, तो ये कपड़ा दोस्तों केवल होना चाहिए खादी अथवा रेजी का कपड़ा। बताओ, जो कपड़ा होता है वो खादी अथवा रेजी का यानी सूती कपड़ा होना चाहिए, किसी कपड़े पर नहीं लिखना है, खादी अथवा रेजी के कपड़े पर। और दोस्तों साथ के साथ ध्यान रखना, कपड़े का रंग या तो लाल होना चाहिए या लाल नहीं है तो नीला होना चाहिए। अगर एकदम सटीक परिभाषा मेरे दोस्तों आपको याद रखनी है तो आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी वो मैं यहां पर बता देता हूं। खादी अथवा रेजी के लाल अथवा नीले रंग के कपड़े पर इतिहास के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति अथवा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल की जानकारी का अंकन करवाना क्या कहलाता है, फड़ कहलाता है। यह इसकी 100% सटीक परिभाषा होती है। और अपन अपने समझने की लहजे में अगर याद रखें तो अपन सरल भाषा में, क्योंकि राजस्थानी लोगों को इशारा ही काफी है, तो मित्रों आप इतना याद रखें कि कपड़े के ऊपर महापुरुषों की जो जीवन गाथाएं लिखी जाती है उसी को अपन क्या कहते हैं, फड़ कहा जाता है। तो देखिएगा मित्रों, सटीक परिभाषा अपने को पता होनी चाहिए, चाहे अपन कोई सा भी पेपर दे रहे हैं, लेकिन अपने को जो ज्ञान होता है वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि राजस्थानी भाषा में कहावत क्या है, आदो पढ़्यो गद्दे चढ़्यो, यानी ज्ञान आपको पूरा होना चाहिए, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। राजस्थानी कहावत भी पता है, आदो पढ़्यो गद्दे चढ़्यो, यानी आधा पढ़ा गद्दे चढ़े के बराबर होता है। इसलिए अपन चाहे कांस्टेबल का पेपर दें, रीट का दें, चाहे आरएस का दे, पटवार का दे, सेकेंड ग्रेड का दे, एसआई का दें, कोई सा भी दे, परिभाषा तो अपने को आनी ही चाहिए मित्रों। तो परिभाषा सटीक परिभाषा में लिख रहा हूं ताकि भविष्य में अपने काम आए। तो आप लिखोगे क्या, खादी अथवा रेजी के कपड़े पर, खादी का अर्थ होता है सूती, खादी अथवा रेजी कपड़ा, खादी अथवा रेजी कपड़ा जो लाल अथवा नीले रंग का हो, जो लाल अथवा नीले रंग का हो, जो लाल अथवा नीले रंग का हो, उस पर इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति, इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति, इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति अथवा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल की, अथवा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल की, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल की जानकारी अंकित करना, जानकारी अंकित करना फड़ चित्रण कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है, फड़ चित्रण कहलाता है। यह इसकी 100% सटीक क्या होती है मित्रों, परिभाषा होती है। इसके बारे में अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यह आपको सही परिभाषा, और समझने के लिए अपन क्या लिख देंगे, समझने के लिए अपन लिख देंगे कि कपड़े के ऊपर महापुरुषों की जो गाथाएं लिखी जाती है वो गाथाएं बताओ क्या कहलाती है, फड़ कहलाती है। ठीक है गुरुजी, फड़ की परिभाषा तो हम कभी भूलेंगे ही नहीं, और फड़ तो हमारे राजस्थानी लोगों के बीच में आने जाने वाली एक साधारण रिवाज सा मान लीजिए। सारे साधारण व्यक्ति राजस्थान के जो होते हैं वो फड़ से भली भांति परिचित होते हैं। अब परिभाषा तो हो गई सर, अब आगे परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आएंगे तो उन फैक्ट पर भी अपन जो है वो अपन चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों देखिएगा प्रश्न कैसे आएंगे। सबसे पहले तो प्रश्न यही बनेगा, फड़ चित्रण जो होता है वो फड़ चित्रण बताओ कहां का प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा। उसके बाद मित्रों ध्यान रखना,
फड़ चित्रण का जन्म मेवाड़ चित्र से लिखे। अगला बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों। फड़ चित्रण का जो जन्म होता है, फड़ चित्रण का जन्म मेवाड़ चित्र से लिखे, मेवाड़ चित्र से लिखे भित्ति चित्रण से माना जाता है। मेवाड़ चित्र से लिखे भित्ति चित्रण से माना जाता है। पहला बिंदु ही आपको यह याद रखना है, फड़ चित्रण का जो जन्म होता है वो मेवाड़ चित्र शैली से होता है, और भित्ति चित्रण जो है उस भित्ति चित्रण का अर्थ होता है, यानी पहले ये दीवारों पर की जाती थी और दीवारों से ही ये कपड़े पर आई थी। यानी दीवार का अर्थ होता बींत, बींत का अर्थ होता है भित्ति। तो पहले दीवारों से थी और दीवारों से इसका जन्म कपड़े पर हुआ। तो सरल सा प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि फड़ चित्रण का कार्य कपड़े पर किया जाने लगा, यह प्रारंभिक समय में किस शैली से माना संबंध था? तो यह मेवाड़ शैली से था। मेवाड़ में जो दीवारों पर किया जाता था यह कार्य, अब बताओ किस पर किया जाता है दोस्तों? अब यह किया जाता है अपने कपड़े पर। यानी इसका जन्म कौन से चित्रण से होता है? भित्ति चित्रण। ठीक है मित्रों, यहां तक तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अगला बिंदु ध्यान रखना, एक होता है प्रसिद्ध चितेरा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फड़ चित्रण का प्रसिद्ध चितेरा कौन है? दोस्तों, चितेरे का अर्थ होता है जो व्यक्ति फड़ पर लिखने का कार्य करता है उस पुरुष को चितेरा कहते हैं। और अगर फड़ पर कुछ लिखने का कार्य कोई महिला करे तो उस महिला को कहा जाता है चितेरी। उस महिला को क्या कहा जाता है? चितेरी कहा जाता है दोस्तों। और चितेरा किसको कहा जाता है? पुरुष को। यानी फड़ लिखने वाला पुरुष चितेरा और फड़ लिखने वाली महिला दोस्तों क्या कहलाती है? चितेरी कहलाती है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रसिद्ध चितेरा कौन है, तो आप क्या बताएंगे कि प्रसिद्ध जो चितेरा है दोस्तों उसका नाम है श्रीलाल जोशी। दोस्तों उसका नाम बताओ क्या है? श्रीलाल जोशी। और श्रीलाल जोशी इतने प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इनको 2006 में एक पुरस्कार दिया गया था, और उस पुरस्कार का नाम मित्रों कौन सा पुरस्कार था? पद्मश्री। यानी इतना अच्छा कार्य, इतना अच्छा कार्य जो है वो फड़ चित्रण पर करने वाला कौन था? वो था श्रीलाल जोशी। और श्रीलाल जोशी को इस फड़ चित्रण के कार्य के लिए वर्ष 2006 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों साथ के साथ यही ध्यान रखना, कपड़े पर सर्वप्रथम फड़ लिखने का कार्य, कपड़े पर सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाए कि फड़ किसने लिखी, तो कपड़े पर सर्वप्रथम फड़ लिखने का कार्य करने वाले व्यक्ति भी अपने कौन से जोशी माने जाते हैं? श्रीलाल जोशी। यानी श्रीलाल जी के आने से पहले ये जो कार्य होता था वो कार्य दीवारों पर होता था। इस कला को कपड़े पर करने का या पहली बार कपड़े पर फड़ लिखने का कार्य करने वाले कलाकार का नाम श्रीलाल जोशी है। ठीक है गुरुजी, जोशी जी को याद कर लिया, लेकिन मित्रों बड़े दुख की बात है कि जोशी जी जो है स्वर्गवासी हो गए। कौन से वासी हो गए? स्वर्गवासी हो गए। तो क्या जोशी जी के स्वर्गवासी होने से फड़ चित्रण का कार्य रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। ये कार्य होने वाले कार्य तो होते रहेंगे दोस्तों। इस कारण अगर वर्तमान में प्रमुख चितेरा पूछा जाए दोस्तों, तो वर्तमान चितेरा जो है ये मित्रों ध्यान रखना, उसका नाम है प्रदीप मुखर्जी। वर्तमान जो चितेरा है उस प्रमुख चितेरे का नाम मित्रों कौन सा मुखर्जी है? प्रदीप मुखर्जी। लेकिन ये शाहपुरा का निवासी नहीं है दोस्तों। ये प्रदीप मुखर्जी कहां का निवासी है? जयपुर का निवासी है। और इसने रामचरितमानस के 108 लघु चित्रों को फड़ पर चित्रित करने का कार्य किया है। वो एक अलग विषय है। लेकिन वर्तमान में अगर प्रमुख कलाकार पूछा जाए तो वर्तमान में दोस्तों जो प्रमुख कलाकार जो है वो वर्तमान में प्रमुख कलाकार कौन सा? मुखर्जी हो जाएगा, प्रदीप मुखर्जी। और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रामचरितमानस के 108 लघु चित्रों का चित्रण है, लिख सकते हैं आप नीचे। यानी रामचरितमानस के 108
108 लघु चित्रों का चित्रण, 108 लघु चित्रों का यानी छोटे चित्रों को कपड़ों पर बनाया है। राम चित्रों का जो चित्रण करने का श्रेय जाता है वो भी प्रदीप मुखर्जी को जाता है। दोस्तों ये भी अपने को ध्यान में रखना है। यानी अगर प्रसिद्ध चित्रे के बारे में पूछा तो अपन बता देंगे, एक तो श्रीलाल जोशी है, दूसरा प्रदीप मुखर्जी है जिसने रामचरितमानस को कपड़े पर लिखा है और कितने चित्रों के माध्यम से लिखा है, 108 चित्रों के माध्यम से लिखा है। अब अगला बिंदु देखिएगा, नेक्स्ट बिंदु अपने को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसिद्ध चितेरी कौन है तो मित्रों चितेरी का अर्थ हो गया, अगर फड़ चित्रण का कार्य कोई महिला कर रही है तो उसे चितेरी कहते हैं। नंबर 1 पर चितेरी का ध्यान रखना पार्वती जोशी। नंबर 1 पर जो प्रसिद्ध चितेरी है उसका नाम पार्वती जोशी है। लेकिन आपको पता है अब पार्वती जोशी जी के दिन लद गए। हर हीरो का एक समय होता है, हर क्रिकेटर का एक समय होता है। किसी समय सहवाग युवराज चौके छक्कों की भरमार करते, लेकिन अब उनका टीम में स्थान तक नहीं है। तो अब पार्वती जी के दिन भी लद गए दोस्तों। और वर्तमान में जो अपना कप्तान बनकर उभरा है, यानी अभी जो सबसे प्रमुख कलाकार मानी जाती है, उस महिला का नाम है गौतल देवी। वर्तमान में प्रसिद्ध चितेरी पूछे तो गौतल देवी, और इससे सबसे पहले जो है महिला जिसने इसका कार्य शुरू किया तो वो थी पार्वती जोशी। यानी फड़ चित्रण के प्रसिद्ध चितेरी ध्यान रखने हैं। और जन्म होता है मेवाड़ चित्र शैली के भित्ति चित्रण से। दोस्तों एक बार ये उतारिए, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, और इसको उतारिए, फिर फड़ चित्रण में अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जल्दी से उतारिएगा। श्रीलाल जोशी जी भीलवाड़ा से, श्रीलाल जोशी जी शाहपुरा भीलवाड़ा से हैं दोस्तों। रेजी का अर्थ होता सूती कपड़ा। एक रेजी सूती कपड़े जैसा ही कपड़ा होता है, जिसे जो है अपने को ध्यान में रखिएगा, सूती कपड़ा होता उसी को अपने रेजी कहते हैं। अरे जो है श्रीलाल जोशी का संबंध भीलवाड़ा से है, श्रीलाल जोशी का संबंध भीलवाड़ा से है। यहां तक मेरे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों सभी ने उतार लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्तों से निवेदन है कि अपना मोबाइल जो है हॉरिजॉन्टल मोड पर, यानी बड़ा स्क्रीन करके देखें तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, वीडियो क्वालिटी भी आपकी क्लियर आएगी। सभी हॉरिजॉन्टल मोड पर, यानी स्क्रीन को राजस्थानी भाषा में कहते हैं रे मोबाइल को पूरा कर ले, मोबाइल को जो है स्क्रीन मोटी कर ले। स्क्रीन क्या कर ले? मोटी कर ले। इसके बारे में अपने को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा मित्रों, ये तो फड़ चित्रण का कार्य हो गया। अब मैं एक और आपको यहां पर एक शब्दावली आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ ले कि फड़ ठंडी करना, इसका अर्थ क्या है? तो मित्रों ध्यान रखना, फड़ ठंडी करना इस शब्द का अर्थ क्या होता है, यह भी अपने को ध्यान में रखना है। फड़ ठंडी करना का अर्थ क्या होता है? जब किसी लोक देवता, लोक देवी की फड़ जीर्ण शीर्ण हो जाए, सत विसत हो जाए, कट फट जाए, या और इनको किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, तो उस फड़ को ध्यान करना, ऐसे बाहर नहीं फेंक सकते आप। अगर फड़ को चूहों ने काट दिया, काफी समय से पड़ी रहने के कारण उसको कोई क्षति पहुंच गई, तो ध्यान रखिएगा, सीधी सी बात है, उस फड़ को आप फेंक नहीं सकते। उस फड़ का विधि विधान से पूजा करके उस फड़ को पुष्कर सरोवर में विधि विधान के साथ आपको विसर्जित करना पड़ेगा। और इस रिवाज को कहते हैं फड़ ठंडी करना। इस रिवाज को बताओ क्या कहते हैं? फड़
ठंडी करना। मित्रों इस बात का भी ध्यान रखना, आरटेट के पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। फड़ ठंडी करना का अर्थ है फड़ को ठंडा करना, फड़ को पुष्कर सरोवर में विसर्जित करना, फड़ को नए सिरे से लिखना। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी लोक देवी देवता की फड़ जीर्ण शीर्ण होने पर उसको विधि विधान से पूजा कर पुष्कर सरोवर में विसर्जित करना ही क्या कहलाता है मित्रों? फड़ ठंडी करना कहलाता है। लिखिएगा अगला बिंदु जो है, अगला बिंदु जो है अपने को ध्यान में रखना है, फड़ ठंडी करना। तो इस फड़ ठंडी करना का अर्थ क्या है? परिभाषा लिख सकते हैं, फड़ जीर्ण शीर्ण होने पर, जो फड़ है आपकी वो जीर्ण शीर्ण यानी कट फट जाने पर, फड़ जीर्ण शीर्ण होने पर, फड़ जीर्ण शीर्ण होने पर विधि विधान से पूजा कर, विधि विधान से पूजा कर, विधि विधान से पूजा कर इसे पुष्कर सरोवर में, इसे पुष्कर सरोवर में विसर्जित करना, इसे पुष्कर सरोवर में विसर्जित करना, विसर्जित करना फड़ ठंडी करना कहलाता है। क्या कहलाता है? फड़ ठंडी करना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो गुरुजी फड़ ठंडी कर दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मित्रों ध्यान रखिएगा, फड़ किसी लोक देवता लोक देवी पर नहीं लिखी जाती, फड़ जो है मित्रों महापुरुष पर भी लिखी जा सकती है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हाल ही में अमिताभ बच्चन की फड़ का लिखन हुआ था, और अमिताभ बच्चन की जो फड़ है वो अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन भी किया गया है न्यूयॉर्क अमेरिका में। मित्रों ये बात आपको फड़ चित्रण में थोड़ी सी नई याद रखनी है कि अमिताभ बच्चन या किस फिल्म अभिनेता की हाल ही में फड़ का वाचन किया गया दोस्तों, तो वो फिल्म अभिनेता है अमिताभ बच्चन। अगला बिंदु भी आपको साथ के साथ ही लिख लेना है, यानी अभी जो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन, अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन, अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन रामलाल व पतासी देवी द्वारा, रामलाल व पतासी देवी द्वारा, रामलाल व पतासी देवी द्वारा, रामलाल व पतासी देवी द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। मित्रों अमिताभ बच्चन की फड़ जो कहां पर पड़ी गई? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां पर पड़ता है? यूएसए यानी अमेरिका में फड़ का वाचन रामलाल व पतासी देवी द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में किया जाता है। और यह किस फिल्म अभिनेता की फड़ का वाचन किया जाता है? अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन किया जाता है। मित्रों यह फैक्ट भी अपने को ध्यान रखना है। यानी कि अमिताभ बच्चन लोक देवता है क्या दोस्तों? नहीं है, लेकिन महान व्यक्तित्व है। किसी की भी लिख सकते हैं आप, सचिन तेंदुलकर की फड़ आ सकती है मित्रों, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सचिन तेंदुलकर की भी फड़ आएगी। तो अमिताभ बच्चन की फड़ का तो वाचन हो चुका है, और करने वाले बोपे बोपण का नाम क्या था? एक का नाम तो रामलाल बोपा तो, और बोपण कौन सी देवी थी? पतासी देवी। बताओ बोपण का नाम कौन सी देवी था? पतासी देवी। इनके फड़ का वाचन कहां पर किया जाता है? न्यूयॉर्क के अमेरिका में। यहां तक मित्रों आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सब कुछ आपके तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी दोस्तों, आप पीडीएफ को देखकर भी नोट्स बना सकते हैं। और पीडीएफ को देख करके जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके दिमाग की सोचने की शक्ति में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आप सोचोगे कि गुरुजी ने और क्या क्या बोला था। तो इसको साथ के साथ उतारते रहिए एक अलग कॉपी में, और एक अलग कॉपी में आप केवल पीडीएफ को देखकर अपने हाथ से लिखित हैंडीक्राफ्ट नोट्स, यानी हाथ से निर्मित अपनी कला का नाम ही क्या है? जिस टॉपिक का नाम पढ़ रहे हैं उसका नाम ही क्या है? हस्तकला, यानी हाथ से नोट्स लिखने की कला आप खुद बे खुद पैदा कीजिएगा। फिर देखिएगा आर्ट एंड कल्चर आपके सामने कंचन सपेरा वे गुलाबो सपेरा की तरह कालबेलिया नृत्य कैसे नहीं करती। तो दोस्तों यहां तक लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह हो गया अपना फड़ चित्रण का कार्य।
अब फड़ से संबंधित यह बिंदु भी ध्यान रखना मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी फड़ किसकी है, तो मित्रों ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी फड़ जो है दोस्तों, वो सबसे लंबी फड़ जो है वो सबसे लंबी फड़ मानी जाती है देव नारायण जी की। बताओ किसकी मानी जाती है? देव नारायण जी की फड़ जो है सबसे लंबी या सबसे बड़ी मित्रों, ये है 30 फीट तो लंबी और 5 फीट चौड़ी। मित्रों कितने फीट है? 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी जो है वो 5 फीट चौड़ी फड़ मानी जाती है। सबसे लंबी या सबसे बड़ी फड़ भी आपसे पूछ ले मित्रों, तो वो फड़ जो हो जाएगी किसकी हो जाएगी? देव नारायण जी की फड़े हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ के बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी फड़ किसकी है मित्रों, तो सबसे छोटी फड़ जो है मेरे साथियों, सबसे छोटी फड़ भी किसकी हो जाएगी? सबसे छोटी फड़ भी दोस्तों ध्यान रखना, सबसे छोटी फड़ भी किसकी हो जाएगी? देवनारायण जी की। सबसे बड़ी फड़ भी देवनारायण जी की, सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण जी की, सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की। गुरुजी ऐसा कैसे? दूध दही राबड़ी सब मिक्स हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है, वो सबसे छोटी कैसे? दोस्तों ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वप्रथम दोस्तों ध्यान रखना, सर्वप्रथम 2 सितंबर 1992 को, सर्वप्रथम है 2 सितंबर 1992 को, 2 सितंबर 1992 को देव नारायण जी की फड़ पर, देव नारायण जी की फड़ पर, देव नारायण जी की फड़ पर 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। 2 रुपए का क्या जारी किया गया? डाक टिकट। दोस्तों इसके सबसे छोटे होने का जो कारण है वो यही है, डाक टिकट है। और आपको पता है कि डाक टिकट की जो आकृति होती है वो 2x2 सेंटीमीटर होती है, 2x2, यानी इतना सा छोटा सा डाक टिकट तो आप जानते ही होंगे। और जब डाक टिकट जो होती है, वो डाक टिकट जब आप जानते हैं, इतने से डाक टिकट पर जो अपन पोस्ट कार्ड पर चिपकाते हैं, उस डाक टिकट पर पूरी देवनारायण जी की फड़ लिखी गई थी। यानी सबसे छोटे रूप में भी सबसे पहले देवनारायण जी की फड़ लिखी गई थी उस डाक टिकट पर है। इस कारण सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की, सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण जी की, सबसे बड़ी फड़ भी देवनारायण जी की। दोस्तों ये तीनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए, तीनों फैक्ट आपके दिल और दिमाग में घुसे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला बिंदु अपने को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है, यानी सबसे ज्यादा लोगों के बीच में प्रिय फड़, तो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ अगर मित्रों में आपसे पूछी जाए तो अपने राजस्थान के ऊंटों के देवता पाबूजी राठौड़। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ अगर आपसे दोस्तों पूछी जाए तो सबसे लोकप्रिय फड़ दोस्तों किसकी मानी जाती है? पाबूजी राठौड़ की मानी जाती है दोस्तों। और सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की, और सबसे छोटी फड़ भी बताओ दोस्तों किसकी हो जाएगी? देवनारायण जी की। मित्रों साथ के साथ ध्यान रखना, भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता, और रामदला की जो फड़ होती है उस फड़ को बिना वाद्य यंत्र के बांचा जाता है। बाकी जितनी भी फड़ें होती है उन फड़ों को बांचने के लिए, बांचने का अर्थ होता पढ़ना, राजस्थानी भाषा में वाचन को बांचना, बांचना यानी पढ़ना। जितनी भी फड़ें होती है उन फड़ को बांचने के लिए रावण हत्ता वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो है अपने एक तो रामदला की फड़ है वो बिना वाद्य यंत्र के पढ़ी जाती है, और दूसरी भैंसासुर की जो फड़ है उसकी फड़ का वाचन नहीं किया जाता। तो मित्रों ये अपना फड़ चित्रण का कार्य है। एक बार यहां तक उतारिए मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि फड़ चित्रण आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, पहली बार। दूसरा बिंदु आपको ध्यान में रखना, दूसरा
बिंदु कार्य करने वाला पुरुष चितेरा कहलाता है, तीसरा चितेरी कहलाती है दोस्तों कार्य करने वाली महिला। उसके बाद अपन ने देखा कि फड़ ठंडी करना क्या होता है, अमिताभ फड़ की वचन का वाचन किसने किया था। उसके बाद सबसे लंबी छोटी फड़ दोस्तों एक बार उतारिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे। जल्दी से उतारो दोस्तों, जल्दी से उतारो। तक सभी ने उतार लिया मेरे प्यारे साथियों। तो ये है अपने राजस्थान का फड़ चित्रण। ये है अपने राजस्थान का कौन सा चित्रण है? फड़ चित्रण का कार्य होता है दोस्तों। तो देखिएगा देवनारायण जी की फड़ जो है उसका वाचन करते समय दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कौन सा वाद्य यंत्र होता है। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर होता है। बाकी सभी फड़ों का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र होता है? वो है अपना जान में, वो अपना वाद्य यंत्र जो होता है रावण हत्ता होता है। ये है दोस्तों अपना फड़ चित्रण। और फड़ चित्रण जो है यहां पर समाप्त होता है। और फड़ों पर अपन चर्चा करेंगे, दिन में पढ़ी जाने वाली पढ़े, रात में पढ़ी जाने वाली पढ़े, नहीं पढ़ी जाने वाली, क्योंकि अपने टॉपिक में आगे आने वाले हैं अपने राजस्थान के लोक देवता। उस समय आपको बड़े आराम से बताएंगे किस प्रकार फड़ पढ़ी जाती है, फड़ पढ़ करके बताएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा दोस्तों। फड़ चित्रण का कार्य यहां पर समाप्त होता है। उसके बाद आगे जो है फड़ चित्रण को ध्यान रखना, फड़ को बांचने वाला व्यक्ति बोपा होता है और फड़ को बांचने वाली महिला को बोपण कहते हैं। लिखने वाला व्यक्ति चितेरा कहलाता है और लिखने वाली महिला चितेरी। फड़ का वाचन करने वाला व्यक्ति बोपा और वाचन करने वाली व्यक्ति जो होती है बोपण होती है। अलग अलग लोक देवताओं के अलग अलग जाति के लोग बोपे और बोपण जो होती है उसका वाचन करती है। जैसे रामदेव जी का अलग कामड़ जाति के करते हैं, अपने पाबू जी को रायका जाति के करते हैं। तो वो अलग अलग जाति के लोग जो होते हैं अलग अलग लोक देवताओं की फड़ पढ़ते हैं। फड़ को पढ़ने वाले व्यक्ति को बोपा कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में बोपा एक शब्द है। आपने देखा होगा गांव में जब कोई भी व्यक्ति कुछ ज्यादा इधर उधर करता है तो कहता बोपा है क्या, तू क्या है, बोपा है क्या। यानी बोपा शब्द एक राजस्थानी भाषा में जो है वो अपने को ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा में एक शब्दावली है बोपा और बोपन। यानी फड़ पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो बोपा है और जो फड़ पढ़ने वाली महिला है वो बोपन है दोस्तों। ये है अपना फड़ चित्रण का प्रमुख कार्य। फड़ चित्रण के कार्य के बाद में दोस्तों अगली अपन कला लेते हैं उस्ता कला। अगली जो कला लेते हैं दोस्तों उस कला का नाम दोस्तों बताइए कौन सी कला है? उस्ता कला। उस्ता कला अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। उस्ता कला के बाद में इस फड़ चित्रण के बाद में जो अगला अपना बिंदु रहने वाला है वो रहने वाला है थेवा कला दोस्तों। और थेवा कला आपसे पूछा जाए कहां की प्रसिद्ध है तो प्रतापगढ़। अब अनावश्यक कमेंट बंद करके वापस बोर्ड पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि जो थेवा कला है वो थेवा कला दोस्तों जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। देखिएगा देवनारायण जी कौन है रे? देवनारायण जी लोक देवता है। अब पढ़ेंगे देवनारायण जी के बारे में। कुछ विद्यार्थियों को एक साथ ऐसी कोई दवाई लाई जाए जो घोट करके पिला दी जाए, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। अगर आपको कला संस्कृति को गुलाबों की तरह कालबेलिया डांस करवाना है तो आपको आराम से पढ़ना पड़ेगा, आराम से कर्म से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिएगा डाक टिकट वाला पॉइंट, अरे 2 रुपए का डाक टिकट जारी होता है देवनारायण जी की फड़ पर दोस्तों। ध्यान रखिए कुछ गाइडों में देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट है,
₹5 का डाक टिकट देवनारायण जी की फड़ पर 2011 में जारी होता है। 2011 में तेजा जी और देवनारायण जी की फड़ पर ₹5 का डाक टिकट जारी होता है। सर्वप्रथम देवनारायण जी का जो था टिकट है 1992 में डाक टिकट, वो कितने रुपए का जारी होता है? ₹2 का। तो ये विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है, बार बार अनावश्यक कमेंट नहीं करना है। टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चल रहा है या कला संस्कृति से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उसी को पूछे, बार बार कितने रुपए का डाक टिकट। तो मित्रों ध्यान से सुन लें, सर्वप्रथम देवनारायण जी की फड़ पर ₹2 का डाक टिकट जारी किया गया। तेजा जी वे देवनारायण जी की फड़ पर दोबारा से 2011 में कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? ₹5 का क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों ये अपने को ध्यान रखना। और देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देवे हैं। तो अब अगला बिंदु कहां पर क्या बता रहा है वो उससे लेना देना नहीं है, यहां पर आपको जो बताया जाए उससे अपने को ध्यान में रखिएगा। अपने यहां पर जो भी फैक्ट लिखवाया जाए उससे 100% क्या माना जाए? प्रमाणिक माना जाए। अब देखिएगा थेवा कला पर आते हैं। जो थेवा कला है, थेवा कला प्रसिद्ध कहां की है? प्रतापगढ़। 7-8 बिंदु अच्छे प्रश्न बनते हैं थेवा कला से, और वो 7-8 फिक्स लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा थेवा शब्द आपको यहां पर जो दिख रहा है, यहां पर थेवा शब्द 2 शब्दों से मिला हुआ है। यहां पर जो थे शब्द है, इस थे का अर्थ होता थारना। थे शब्द का अर्थ होता मित्रों थारना। अपना ध्यान बोर्ड पर रखें, फिर कहेंगे सर ये कला समझ में नहीं आई, तो बोर्ड जो अपना पूरा दिमाग है वो इस बोर्ड पर रखें। देखिएगा थेस व थेवा में थे शब्द का अर्थ है थारना, और वा शब्द का अर्थ क्या है? वाडा है। वा शब्द का अर्थ क्या है? वाडा है। अब देखना थारना और वाडा। थारना का अर्थ क्या होता मित्रों? ध्यान रखना, थारना का अर्थ क्या होता और वाडा का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले अपने को थेवा कला की परिभाषा देखनी है, उसके बाद थारना और वाडा के जो थारना और जो वाडा है उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो थेवा कला की शब्द सरल सी परिभाषा है, हरे रंग के कांच पर, हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य। हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का जो कार्य होता है, हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का जो कार्य होता है, उस नक्काशी के कार्य को बताओ क्या कहा जाता है? उस कार्य को कहा जाता है थेवा कला। दोस्तों विशेष ध्यान रखना है, यहां पर जो है हरे रंग का कांच जो है, वो हरे रंग का कांच बेल्जियम से आयात किया जाता है। कहां से आयात किया जाता है? बेल्जियम से आयात किया जाता है। एक विशेष कांच होता है, और उस कांच पर सोने की गड़ाई जड़ाई करके जो आभूषण बनाए जाते हैं, उस आभूषण को बनाने की जो कला होती है मित्रों, उस कला को अपन क्या कहते हैं? उस कला को अपन थेवा कला कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, हरे रंग का कांच जो कांच से आयात होता है बेल्जियम से, उस पर सोने की जड़ाई का कार्य करना ही क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। अब यहां पर थारना और वाडा 2 शब्द बने हुए हैं। देखिएगा मित्रों, थारना का अर्थ होता है इस कला में सोने का कार्य, इस कला में कांच का कार्य, या इस कला में सोने का जो कार्य होता है, इस कला में जो सोने का कार्य होता है, वो सोने का कार्य या कोई सा भी चांदी का कार्य भी हो सकता है। इस कला में जो सोने का कार्य होता है उसको तो अपन कहते हैं, मित्रों ध्यान रखिएगा, उसको अपन कहते हैं थारना। और जो कांच जड़ाई का कार्य होता है मित्रों, कांच जड़ाई का जो कार्य होता है उसको अपन कहते हैं वाडा। कांच जड़ाई का कार्य जो होता है दोस्तों, उसको अपन क्या कहते हैं? वाडा। ये थारना और वाडा कोई परिभाषा नहीं होती, ये अपने को 2 शब्द अलग से दे रखे हैं कि 2 चरणों में। यहां पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इस कला में जो काम होता है 2 चरणों में, ऐसा कोई परिभाषिक शब्दावली नहीं होती। यानी इस कला में एक तरफ तो सोने का कार्य किया जाएगा और दूसरी तरफ कांच जड़ाई का कार्य किया जाएगा। दोस्तों आराम से सरल भाषा में समझें, बीच में अनावश्यक कमेंट नहीं करें। दोस्तों इसके बारे में देखिएगा,
हरे रंग का कांच होता है, आपने अंगूठी पहनी है, अंगूठी के बीच में आपने डायमंड तो देखा होगा, डायमंड जड़े होते हैं या नहीं होते, या आपने मंगलसूत्र या कुछ और पहन रखा है तो उसके बीच में देखा होगा छोटे छोटे कांच लगे रहते हैं। अगर वो एक विशेष कांच हरे रंग का है और उसके ऊपर आप सोने की गढ़ाई कर रहे हैं तो वो थेवा कला कहलाती है। इसमें काम जो होता है ना दोस्तों, वो अलग अलग चरणों में होता है। अलग अलग चरणों में दोस्तों कैसे होता है, पहले सोने का काम होगा और सोने का काम होने के बाद उस पर कांच जड़ाई का काम होगा। तो सोने का काम तो हो गया थारना और कांच जड़ाई का काम मित्रों हो गया वाडा। ये दोनों आपको शब्दों के अर्थ याद रखने हैं। ये अर्थ अपने को याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा याद होनी चाहिए। हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य, इनकी परिभाषा थारना और वाडा की भी लास्ट में लिख लेंगे। अभी मुख्य रूप से अपन जो परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं उस पर फोकस करते हैं। थेवा कला का अर्थ हो गया हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य। सर ठीक है, परिभाषा हमें आसानी से समझ में आ गई। अब आ गई तो अगला बिंदु परीक्षा में वो आपसे पूछ सकता है, इस कला का जनक किसे कहा जाता है। मित्रों, इस कला का सबसे पहले शुरुआत यानी सबसे पहले हरे रंग के कांच पर इस सोने की नक्काशी का कार्य शुरू किसने किया, तो इस कला का जनक दोस्तों ध्यान रखना, इस कला का जो जनक कहा जाता है वो इस कला का जनक कहा जाता है नाथूजी सोनी को। इस कला का मित्रों जनक किसको कहा जाता है, नाथूजी सोनी को कहा जाता है। इसके बारे में भी ध्यान में रखना है। अगला बिंदु देखना, इस कला का जनक हो गया नाथूजी सोनी को इस कला का जनक कहा जाता है। दूसरा फैक्ट अपने को ध्यान में रखना है, नाथूजी सोनी के परिवार को, नाथूजी सोनी के परिवार को, नाथूजी सोनी के परिवार को सुमंत सिंह अथवा सामंत सिंह, एक ही बात है मित्रों, चाहे सुमंत बोल दें चाहे सामंत सिंह। सामंत सिंह ने राज सोनी की उपाधि से, राज सोनी की उपाधि से, राज सोनी की उपाधि से सम्मानित किया। राज सोनी की उपाधि से क्या किया मित्रों, राज सोनी की उपाधि से क्या किया गया है, राज सोनी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कौन है सर सुमंत सिंह, ध्यान रखना, जिस समय नाथूजी सोनी ने इस कला का आगमन किया था उस समय प्रतापगढ़ का जो शासक था, वो प्रतापगढ़ का जो शासक था वो सुमंत सिंह अथवा सामंत सिंह था। और इसी सामंत सिंह ने नाथूजी सोनी के परिवार को किसकी उपाधि से नवाजा गया, राज सोनी। तभी आपने देखा होगा कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, थेवा कला के लिए किस परिवार को निपुण माना गया है, तो वो परिवार है राज सोनी परिवार। और इस परिवार को राज सोनी की उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम कौन सा सिंह हो जाएगा, सुमंत सिंह अथवा सामंत सिंह हो जाएगा। मित्रों ये भी अपने को थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है सर, दूसरा यहां से एक फैक्ट और निकलकर परीक्षा में प्रश्न बनकर आ सकता है। वो क्या आ सकता है प्रश्न, कि थेवा कला का आरंभ काल किस शासक का काल माना जाता है, यानी थेवा कला किस शासक के काल में प्रारंभ हुई। तो आप क्या बताएंगे, थेवा कला किस शासक के काल में प्रारंभ हुई थी, सुमंत सिंह अथवा सामंत सिंह के काल में क्या होती है प्रारंभ। यहां पर लिख भी सकते हैं आप, थेवा कला सामंत सिंह के काल में प्रारंभ। ये कला मित्रों सामंत सिंह के काल में प्रारंभ। ये कला जो है सामंत सिंह के काल में, ये कला सामंत सिंह के काल में प्रारंभ मानी जाती है। और सामंत सिंह जो है वो प्रतापगढ़ का उस समय का क्या था, शासक था। मेरे दोस्तों सामंत सिंह के काल में इस कला का क्या होता है, जन्म होता है। और इस कला को वंशानुगत कला कहा जाता। मित्रों ये भी ध्यान रखना, ये कला जो है ये कला वंशानुगत कला कहलाती है। ये कला वंशानुगत कला कहलाती है। मित्रों यह भी अपने को ध्यान रखना है। वंशानुगत का अर्थ क्या होता है, यानी इस कला में कार्य कैसे किया जाता है, इस कला में कार्य कैसे किया जाता है यह राज सोनी परिवार के अलावा किसी दूसरे को आज तक मालूम नहीं चला दोस्तों। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी नाथूजी से ये विजय जी में, विजय जी से राम प्रसाद जी में, राम प्रसाद जी से विष्णु जी में, विष्णु जी से अपने विजय राज सोनी में, और विजय राज से गिरीश में।
तो ये वंशानुगत कलाएं चल रही है मित्रों, ध्यान रखना। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली, बाकी किसी भी व्यक्ति को इस कला में कोई जानकारी नहीं है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली वंशानुगत कला जो है, वो वंशानुगत कला जो है मित्रों, वो वंशानुगत कला कहलाती है। अगला बिंदु अपने को दोस्तों जान क्या रखना है, अगला फैक्ट अपने को जान रखना है कि जो थेवा कला है, इसका प्रमुख कलाकार महेश विजयराज सोनी। इस कला का प्रमुख कलाकार, इस कला के कलाकार महेश विजयराज सोनी को, इस कला के कलाकार महेश विजयराज सोनी को 2015 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। यानी पद्म श्री से सम्मानित होने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपना कौन है मित्रों, वो व्यक्ति अपना है महेश विजयराज सोनी। लेकिन अगर अभी पूछ ले कि वर्तमान में इसका प्रमुख कलाकार कौन है, तो मित्रों ध्यान रखना, वर्तमान में इसका प्रमुख कलाकार पूछ ले तो वर्तमान में जो इसका प्रमुख कलाकार है उसका नाम है गिरीश। दोस्तों ये ध्यान रखना, आज के दिन इस थेवा कला का जो सबसे प्रमुख कलाकार है उसका नाम है गिरीश। और दोस्तों साथ के साथ ये भी याद रखना, नवंबर 2002 में इस कला पर, नवंबर 2002 में इस कला पर क्या जारी किया जाता है, डाक टिकट जारी किया जाता है। यह बिंदु प्रेक्षक की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। नवंबर 2002 में इस कला पर डाक टिकट जारी किया जाता है। यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो थे वो थेवा कला से संबंधित। और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन पर चर्चा करेंगे। एक दो फैक्ट और है, दोबारा से समझ ले दोस्तों, अगर किसी को दिमाग में नहीं सेव हुई है। थेवा कला, अरे भाई हरे रंग को कांच से, उस हरे रंग के कांच पर सोने की जड़ई वगैरह करके जो गहने आभूषण बनाते हैं, उसको अपन कौन सी कला कहते हैं दोस्तों, थेवा कला। अब थेवा कला की शुरुआत किसने की थी, यानी जनक था नाथू जी। और नाथू जी जिस समय इस कला को शुरू कर रहे थे, उस समय प्रतापगढ़ का शासक कौन था, सामंत सिंह या सुमंत सिंह था। और प्रतापगढ़ के सामंत सिंह या सुमंत सिंह शासक ने इसको नाथू जी को बताओ कौन सी उपाधि दी थी, राज सोनी के परिवार की उपाधि दी थी। और यह कला वंशानुगत कला है दोस्तों। वंशानुगत करते यानी इस कला में राज सोनी परिवार ही निपुण है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली कला है। उसके बाद प्रमुख कलाकार जो महेश विजयराज सोनी था, उसको 2015 में पद्मश्री दिया गया। वर्तमान कलाकार गिरीश है और नवंबर 2002 में इस पर डाक टिकट जारी किया जाता है। दोस्तों यहां तक आशा करता हूं थेवा कला आपको समझ में आई होगी। और यहां तक उतारिए, फिर बढ़ते हैं आगे।
यहां तक सब विद्यार्थियों ने लिख लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। देखिएगा ये जो थेवा कला है, ये थेवा कला यहां तक सब विद्यार्थियों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा तो ये महत्वपूर्ण है, हरे रंग का कांच है, इस पर सोने की नक्काशी का कार्य, बताओ कौन सी कला कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। अब मित्रों ध्यान रखना, आगे एक बिंदु और लिखना है, थेवा कला में प्रयुक्त कांच, थेवा कला में प्रयुक्त कांच, थेवा कला में प्रयुक्त कांच बेल्जियम से आयात होता है। बताओ कहां से आयात होता है? बेल्जियम, या सीधा लिख दें, थेवा कला में प्रयुक्त कांच बेल्जियम कांच कहलाता है। बताओ कौन सा कांच कहलाता है? बेल्जियम कांच कहलाता है। मित्रों ध्यान रखना, थेवा कला में प्रयुक्त जो कांच होता है वो कौन सा कांच कहलाता है? बेल्जियम कांच कहलाता है। अब मित्रों ध्यान रखना, थेवा कला जो है, थेवा कला का एक नया स्वरूप आजकल और चल रहा है मित्रों। वो नया स्वरूप क्या है मित्रों? ध्यान रखना, अगला फैक्ट जो है मित्रों अपना रहने वाला है आला थेवा। अगला फैक्ट जो रहने वाला है दोस्तों, थेवा कला का ही एक प्रकार है दोस्तों, उसका नाम है आला थेवा। उस थेवा कला का ही एक प्रकार है दोस्तों, थेवा कला का ही एक नवीनतम प्रकार है दोस्तों, उसको अपन कहते हैं आला थेवा। बताओ उसको अपन कौन सी थेवा कहते हैं? आला थेवा कहते हैं। मित्रों आला थेवा क्या होता है? हरे रंग के कांच पर अगर आप सोने की जड़ाई का कार्य कर रहे हैं तो वो कला कौन सी कला कहलाती है? थेवा कला। लेकिन अगर हरे रंग के कांच के अतिरिक्त किसी भी रंग के कांच पर आप कार्य कर रहे हैं तो वो कला मित्रों बताओ कौन सी कला कहलाती है? थेवा कला। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? हरे रंग के कांच को छोड़कर, हरे रंग के कांच को छोड़कर, हरे रंग के कांच को छोड़कर अन्य रंगों के कांचों पर उतारते रहे, साथ के साथ ही हरे रंग के कांच को छोड़कर अन्य रंग के कांचों पर, अन्य रंग के कांचों पर, अन्य रंग के कांचों पर सोने की नक्काशी का कार्य, सोने की नक्काशी का कार्य, नक्काशी का कार्य आला थेवा कहलाता है। आला थेवा कहलाता है। मित्रों क्या अर्थ है इसका? यानी अगर हरे रंग पर करेंगे तो ये जो है हरे रंग पर करेंगे तो थेवा कला हो जाएगी, और हरे रंग को छोड़कर बाकियों पर करेंगे तो ये कला बताओ कौन सी कला हो जाएगी मित्रों? आला थेवा हो जाएगी। ये आला थेवा की परिभाषा भी ध्यान रखना। और आला थेवा के कलाकारों को प्रशिक्षण देने हेतु एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है मित्रों। उस प्रशिक्षण केंद्र का भी अपने को पता होना चाहिए। एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है और उसका नाम है थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़। थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान। और ये जो थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान है मित्रों, ये 2004 में कहां पर बनाया जाता है? प्रतापगढ़ में। और इस संस्थान में मित्रों ध्यान रखना, आला थेवा के कलाकारों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है मित्रों। विशेष ध्यान रखना, थेवा कला के कलाकारों को नहीं दिया जाता, आला थेवा के कलाकारों को दिया जाता है। सर थेवा कला को क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि थेवा कला एक वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कला है, जबकि आला थेवा इसमें आप और हम कोई भी व्यक्ति जाकर के वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, क्योंकि आला थेवा पर किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्योंकि थेवा को तो जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। जीआई टैग का अर्थ होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्सन, एक विशेष कानून बनता है, यानी जिस कला को जीआई टैग मिल जाता है वो विशिष्ट कला होती है और उसके बाद उस कला पर कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता। यानी इस थेवा कला को जीआई टैग मिल चुका है, तो थेवा कला का प्रशिक्षण तो केवल राज सोनी परिवार वो ही चला रहा है। उसी थेवा कला का एक नवीनतम रूप आया है जिसको अपन आला थेवा कहते हैं। इस आला थेवा में क्या होता है? हरे रंग को छोड़ दें, क्योंकि हरे रंग तो किस में हो रहा है? थेवा में हो रहा है। और हरे रंग को छोड़कर जो भी रंग है उस पर कांच का कार्य कर दें तो वो कला आला थेवा कहलाती है। और आला थेवा के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है जिसका नाम है थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान है। वो भी ध्यान रखिएगा,
थेवा कला प्रशिक्षण संस्थान 2004 प्रतापगढ़। मित्रों जल्दी से उतारो, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। यह है मित्रों अपनी प्रमुख रूप से दोस्तों थेवा कला, और आशा करते हैं कि थेवा कला जो है आपको बहुत अच्छे से आसानी से समझ आई होगी। यह थेवा कला और फड़ चित्रण का दोनों का महत्वपूर्ण टॉपिक आज अपन ने पूरा किया है, अच्छे से पूरा किया है। कुछ विद्यार्थियों के अनावश्यक कमेंट आ रहे हैं कि वो फड़ क्या होती है। वो मित्रों जब समय आएगा लोक देवताओं का उस समय भी बता देंगे आपको। अभी सिस्टेमेटिक चल रहे हैं, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। पूरा सिस्टम से चलेंगे। आर्ट एंड कल्चर का एक एक टॉपिक से रिलेटेड है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आप अपनी निगाहें बोर्ड पर गड़ा कर रखें, निगाहों का ध्यान रखना। निगाहें आपकी सही होनी चाहिए, निशाना आपका सटीक होना चाहिए मित्रों। तो देखिएगा नया जो अपना थेवा कला है उसी का एक नया रूप आया है, जिससे अपने क्या कहते हैं, आला थेवा। वेरी गुड, सभी प्यारे साथियों ने उतार लिया। तो ये है अपने मित्रों फड़ चित्रण और थेवा कला, सबको क्लियर होनी चाहिए। फड़ किसे कहते हैं और थेवा किसे कहते हैं। अब देखिएगा आला थेवा और इसमें थेवा में दोनों में रात दिन का अंतर समझ में आ गया, फड़ चित्रण आ गया। आगे का मित्रों अपन जो बिंदु पढ़ने वाले हैं वो आगे का बिंदु मित्रों अपना रहने वाला है मांडने। मित्रों ध्यान रखना, अगला बिंदु आपको हेडिंग लगाना है मांडने। अब जो है मांडने क्या होता है मित्रों, मांडने क्या होता है, जो मांडने जो होता है, अरे गिरीश का संबंध भी बांस अपने प्रतापगढ़ से है मित्रों। अब देखना मांडने के बारे में, मांडना क्या होता है। तो मांडना आपने देखा होगा रंगोली, सतिया, अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बारे में भी अपने को ध्यान रखना है। मांडना आपने देखा होगा आंगन पर बनाए जाते हैं, दीवारों पर भी बनाए जा सकते हैं, ये सब मांडने ही होते हैं। मांडनों से भी गुरुजी कभी कभार प्रश्न आता है क्या? बिल्कुल आता है मांडनों से प्रश्न। और मांडनों से सर प्रश्न कैसे आएगा? क्या परीक्षा में से अपने से मांडने बनवाएंगे क्या? क्या आपको बोला जाएगा क्या स्वास्तिक चिन्ह बनाना है? नहीं बोला जाएगा, लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि फलाना मांडना किस अवसर पर बनाया जाता है और फलाना मांडना किस अवसर पर बनाया जाता है। तो 5-7 प्रमुख मांडने हैं मित्रों, उनका अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा मांडना किस अवसर पर और कौन सा मांडना किस अवसर पर। मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, जैसे पहला मांडना है साट्या। बताओ पहला जो मांडना है मित्रों, वो पहला मांडना बताओ कौन सा है? साट्या। पहला मांडना है साट्या। साट्या के बाद में नंबर 2 का जो मांडना है मित्रों, उस मांडने का नाम है पगल्या। नंबर 3 का मित्रों जो मांडना है, वो नंबर 3 का मित्रों मांडना है अपना चौकड़ी। और नंबर 4 का जो मांडना है मित्रों, ध्यान रखना, नंबर 4 का मांडना है ताम। नंबर 5 का मांडना है बराड़ी और नंबर 6 का मांडना है सांझी। मित्रों ध्यान रखना, यहां से प्रश्न कई बार आ चुका है। कितनी परीक्षाएं मैं बताऊं, यहां से राजस्थान रोडवेज के पेपर में प्रश्न आ चुका है, वन रक्षक जोधपुर के पेपर में प्रश्न आ चुका है, रीट फर्स्ट लेवल में प्रश्न आ चुका है, आरएस प्रारंभिक परीक्षा 1998 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है इन मांडनों से। और बड़े विशिष्ट मांडने होते हैं, विद्यार्थी इन मांडनों को गलत करके आ जाते हैं। ध्यान रखना, मांडने के प्रकार आपको गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि लोगों को प्रामाणिकता ही नहीं है कौन सा मांडना किस अवसर पर, क्योंकि आप और हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे पगल्या, भाई पगल्या मांडना तो कई बार मनाया जाता है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बताओ पगल्या लेके आता है या नहीं आता? घर पर पगले बनाए जाते हैं। जब वधू है पहली बार घर में प्रवेश करती है तो बताओ उसके कुमकुम से पांवों के निशान घर पर बनाए जाते या नहीं बनाए जाते? कोई भी विशेष जागरण स्वामणी होती है तो भी पगल्या बनाया जाता। अब गुरुजी करे क्या? पगल्या सभी बार बनाया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह हर मांगलिक अवसर पर, कोई भी आपका मंदिर मस्जिद मंदिर में कोई भी प्रोग्राम हो तो वहां पर स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता। होली पर अपन जब घर के बाहर बना देते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना, यहां पर मैं आपको
एक एक अवसर लिखवाऊंगा और वही अवसर आपको याद रखना। अगर वो अवसर आपको याद कर लिया तो ध्यान रखना मित्रों, आपका प्रश्न कभी भी परीक्षा में गलत होने वाला नहीं है मित्रों। तो सबसे पहला जो मांडना है उसका नाम है साट्या। उसके बाद मित्रों ध्यान रखना मांडना है पगल्या। पगल्या के बाद मित्रों ध्यान रखना चौकड़ी। चौकड़ी के बाद में मित्रों ध्यान रखना अपना कौन सा है, ताम है। तो साट्या मांडना मित्रों कब बनाया जाता है? इस साट्या को मित्रों ध्यान रखना स्वास्तिक चिन्ह भी कहते हैं। जल्दी से बताइए साट्या मांडना किस अवसर पर बनाया जाता है? यह स्वास्तिक चिन्ह भी कहते हैं और इसका पहला प्रमाण मित्रों ध्यान रखना कालीबंगा सभ्यता में पाया गया था। तो स्वास्तिक चिन्ह का पहला प्रमाण जो है वो पहला प्रमाण मित्रों ध्यान रखना ये साट्या जो मांडना है, ये साट्या मांडना मित्रों बताइए किस अवसर पर बनाया जाता है? तो ये साट्या मांडना ध्यान रखना प्रमुख रूप से होली के अवसर पर बनाया जाता है। होली के अवसर पर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि होली के अवसर पर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अपने उत्कर्ष का लोगो ही आपने देखा होगा साट्या है। उत्कर्ष का लोगो ही आपने देखा होगा मित्रों। उत्कर्ष का जो लोगो है वो उत्कर्ष का लोगो ही बताओ मित्रों क्या है, साट्या है। यानी जो उत्कर्ष का लोगो है वो उत्कर्ष का लोगो ही मित्रों बताओ क्या कहलाता है, साट्या कहलाता है। तो मित्रों जो साट्या मांडना होता है, उत्कर्ष का लोगो तो आपको सभी जगह दिखता होगा। यह इसलिए है क्योंकि चारों तरफ से ध्यान रखना घर में खुशहाली आएगी होली के अवसर पर। इस खुशी में कौन सा मांडना बनाया जाता है, साट्या। इसके अलावा मित्रों यह भी ध्यान रखना धार्मिक अवसर पर भी बनाया जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपसे सबसे पहले पूछा जाए कि सबसे पहले यह जो मांडना है किस अवसर पर बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा यह मांडना जो है सबसे पहले किस अवसर पर बनाया जाता है, होली के अवसर पर। मित्रों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होली के अवसर पर घर में कौन सा मांडना बनाया जाता है, साट्या। और साथ के साथ ध्यान रखना धार्मिक अवसरों पर। कौन से अवसरों पर है, धार्मिक अवसरों पर या होली के अवसरों पर बताओ मित्रों कौन सा मांडना बनाया जाता है, साट्या मांडना बनाया जाता है, जिसे अपन कौन सा चिन्ह भी कहते हैं, स्वास्तिक। इतना ही प्रश्न पूछेगा, सिर्फ जेल वार्डन के पेपर में पूछा था, अभी जेल प्रेरी के पेपर में, और इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा क्या पूछेगा। वो आपसे मांडना बनवाएगा तो था ही नहीं। ऐसा नहीं है कि परीक्षा में साट्या बना, पगल्या बना, कैसे बना दोगे आप? तो ये अवसर याद रखने हैं। दूसरा मित्रों पगल्या मांडना कब बनाया जाता है? मित्रों ध्यान रखना पगल्या मांडना में पहला आपको ध्यान रखना है धार्मिक अवसर पर। कौन से अवसर पर बनाया जाता है, धार्मिक। एक एक अवसर मित्रों याद रखना, धार्मिक अवसर पर, शुभ अवसर पर जो होता है बनाया जाता है। धार्मिक अवसर का आपके घर में कोई भी जागरण हो रहा है, सवामणि हो रही है या किसी देवी देवता के पूजन का कार्य चल रहा है, तो ऐसी मान्यता है कि आपके आराध्य देव, आपके इष्ट देव, आपकी इष्ट देवी जो भी है उनका आगमन आपके घर में होगा, इसलिए उनके पगलिए बनाए जाते हैं। मित्रों ध्यान रखना, यानी किसी भी धार्मिक जो अवसर होता है उस धार्मिक अवसर के ऊपर ही कौन सा मांडना बनाया जाता है, पगलिया बनाया जाता है। बाकी हजारों जगह हजारों अवसर मिलेंगे, आपको वही अवसर लिखना है जो मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, ताकि परीक्षा में कभी भी कोई प्रश्न आपका गलत ना हो। मित्रों धार्मिक अवसर पर बनाया जाता है। वैसे विवाह के अवसर पर आपने देखा होगा, नई नई दुल्हन आती है तो घर में ऐसे थोड़ी घुसती है, घर में उसके दोनों पांव जो होते हैं कुमकुम में डुबो करके घर के मुख्य द्वार पर उसके क्या बनाए जाते हैं मित्रों, मांडने बनाए जाते हैं, उसके पगले बनाए जाते हैं, छोटे बच्चे के जन्म पर बनाए जाते हैं। लेकिन अपने को प्रश्न सही करना है, विद्वान थोड़ी बनना है, अपने को परीक्षा पास करनी है। तो परीक्षा पास करनी है तो अवसर कौन सा हो जाएगा, अवसर हो जाएगा, ध्यान रखना, अवसर हो जाएगा अपना धार्मिक। चौकड़ी आप सीधा लिखेंगे फसली मांडना है। कौन सा मांडना है, फसली मांडना है। यानी नई फसल आने की खुशी में जब किसानों के घर पर नई फसल घर पर आती है तो नई फसल आने की खुशी में बताओ कौन सा मांडना बनाया जाता है, चौकड़ी मांडना बनाया जाता है। मित्रों ध्यान रखना, इसके अलावा अपनी तरफ से कोई भी डेढ़ होशियार की मत कर देना। अगर अपनी तरफ से, राजस्थानी लोग डेढ़ होशियार ज्यादा होते हैं, अगर डेढ़
होशियारी करने की कोशिश की तो गलत उत्तर के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। फिर मत कहना कि सर हमने ऐसा कर दिया था। कतई ही डेढ़ होशियार की नहीं करनी। आपको लग रहा है अरे ये स्वास्तिक चिन्ह होली के अवसर पर कैसे, मुझे भी अटपटा लग रहा है कि स्वास्तिक होली पर क्यों बनाया जाता, लेकिन क्या करें, राजस्थान बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड, आरपीएससी, ये सभी इस मांडने को होली के अवसर पर ही बनाते हैं, तो अपन उसमें साथ में कुछ नहीं कर सकते, छेड़खानी नहीं कर सकती है मित्रों। ये केवल आपको अवसर याद रखना है। फिर से बता रहा हूं, अगर छेड़खानी करने की कोशिश की तो आपको पता है छेड़खानी करने का नतीजा क्या होता है। मित्रों ताम ध्यान रखना, यह ताम विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विवाह के अवसर पर ताम कब बनाया जाता है सर, तो आपने देखा होगा वर और वधू जो होती है वो अपने हाथ मेहंदी में डुबो करके दीवारों पर लगाते हैं, जिससे अपन क्या कहते हैं, ताम कहते हैं। इसके अलावा रीट फर्स्ट लेवल में प्रश्न पूछा गया थापा ताम, ताम का ही एक प्रकार होता मित्रों, थापा ताम है। तो ये थापा ताम जो होता है ना मित्रों, ये थापा ताम भी विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, थापा ताम, ताम का ही एक प्रकार होता है थापा ताम। तो थापा ताम आपने देखा होगा जब दूल्हा दुल्हन को लेकर के, जब दूल्हा दुल्हन को लेकर के जैसे ही फेरे होते हैं, फेरे होने के बाद में खाना वाना करके दूल्हा और दुल्हन की विदाई हो रही होती है, तब क्या दूल्हा दुल्हन को लेकर सीधा रवाना हो जाता है क्या? नहीं होता मित्रों। दूल्हा घर के अंदर जाता है, थल्ली पूजन का रिवाज करता है। एक रिवाज होता है, उस रिवाज को अपन कहते हैं थल्ली पूजन का रिवाज होता है। तो थल्ली पूजन में क्या होता है, वर और वधू दोनों बैठ करके वहां पर स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, और उसके बाद जब विदाई का समय होता है तब दुल्हन पक्ष की जो कोई महिला या कोई भी लड़की जो होती है, वो अपना हाथ कुमकुम में डुबो करके उस दूल्हे की पीठ के ऊपर थप्पी लगाती है, और थप्पी लगाने के बाद में यानी आपको गेट पास मिल जाता है। यानी अगर वो कुमकुम भरा हाथ आपकी पीठ पर लगा दिया उस महिला ने, तो अब आप जा सकते हैं, आपको गेट पास दे दिया गया है। और वो पीठ वाला जो हाथ होता है, उसी मांडने को अपन थापा ताम कहते हैं, जो ताम का ही एक प्रकार होता है। चाहे थापा ताम पूछे चाहे ताम पूछे, दोनों के दोनों मांडने कौन से अवसर पर बनाए जाते हैं, विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। मित्रों ध्यान में रखना, बराड़ी ध्यान रखना, बीलों का मांडना है। किसका मांडना है? बील महिलाओं द्वारा। बराड़ी के बारे में मित्रों ध्यान रखना, ये बराड़ी जो मांडना है ना, ये बराड़ी मांडना जो होता है, ये बराड़ी मांडना बील महिलाओं द्वारा, बताओ किसके द्वारा? बील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर, बील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर। कौन से अवसर पर है? विवाह के अवसर पर। मित्रों ध्यान रखना, विवाह के अवसर पर चावल व कुमकुम से बनाया जाता। विवाह के अवसर पर चावल व कुमकुम से दीवारों पर जो बनाया जाने वाला मांडना होता है, उस मांडने को अपन मित्रों कौन सा मांडना कहते हैं? बराड़ी कहते हैं। देखिएगा अगला बिंदु अपने को ध्यान में रखना है, सांझी का मांडना। ये कन्याओं का मांडना है। कन्याओं द्वारा गोबर से दीवारों पर बनाया जाता। कन्याओं द्वारा बताओ, गोबर से दीवारों पर बनाया जाता। गोबर से बनाया जाने वाला जो मांडना है, उस मांडने को मित्रों बताओ कौन सा मांडना कहते हैं? सांझी का मांडना कहते हैं। ये मांडने कोई बड़ा बिंदु है ही नहीं, लेकिन ये हर बार परीक्षा में प्रश्न आता है, और हर बार मेरे प्यारे साथी कई विद्यार्थी जिनका कंफ्यूज दूर नहीं होता, वो गलत करके आते हैं। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, मेरे से पढ़ा हुआ मेरा कोई भी भाई बंधु जो है, वो इस प्रश्न को गलत नहीं करना चाहिए। दोबारा से मैं गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूं, स्वास्तिक या साट्या चिन्ह आपको होली ही बताना है, चाहे वो कब भी पूछे, होली के अवसर पर बनाया जाता। इसी को स्वास्तिक चिन्ह कहते। इसका पहला प्रमाण कालीबंगा सभ्यता में पाया गया। पगला धार्मिक अवसर पर अपने आराध्य देव के घर
आगमन की अभिलाषा में बनाया जाने वाला मांडना कौन सा कहलाता है? पगल्या कहलाता है। यानी घर पर कोई जागरण स्वामणी है तो आपके इष्ट देव जो भी तेजा जी, पाबू जी, करणी माता, फलानी माता जो भी है वो आपके घर में आएंगी। इस इच्छा से कौन सा मांडना बनाया जाता है? यह मांडना बनाया जाता है पगल्या। चौकड़ी किसानों का मांडना है। जब जब घर में नई फसल आती है, एक साट्या जैसा, स्वास्तिक चिन्ह जैसा ही मांडना होता है, उस मांडने को चौकड़ी कहते हैं मित्रों। ताम विवाह के अवसर पर थापा ताम गेट पास देना, इसके अलावा बराड़ी बील महिलाओं द्वारा चावल व कुमकुम का प्रयोग करके विवाह के अवसर पर अपनी देवी बराड़ी को समर्पित मांडना। और सांझी का जो मांडना होता है मित्रों, यह आश्विन मास में बनाया जाता है, कंवारी कन्याओं द्वारा बनाया जाता है, हाड़ोती क्षेत्र में सर्वाधिक बनाया जाता है और इसके अलावा अच्छे वर की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। तो ये जो मांडना है मित्रों, वो मांडना ध्यान रखना किस किस अवसर पर बनाए जाते हैं, जैसा लिखा हुआ है सीधा उतार लीजिए मित्रों। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ये मांडनों का प्रश्न मेरे साथियों कभी गलत होना नहीं चाहिए। उतारिएगा।